नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवाणु के पार्ट नंबर 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी, हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जैविकी और सूक्ष्म जैविकी का हमने एक पार्ट कर लिया है और उस पार्ट में हमने पढ़ा था जीवाणु के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो भी जीवाणु के बारे में ही होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बनाते रहिए। वैसे नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, टेंशन लेने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मैं लगभग बच्चों को नोट्स दे चुका हूं, आपको भी मिलेंगे। अगर आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो मेरे जो नंबर नीचे चल रहे हैं ना, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज, मैं आपको मेरे नोट्स दे दूंगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसके नोट्स मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इसके नोट्स हैं नहीं, है ना, इसलिए मैं नोट्स नहीं दे पाऊँगा। जैसे ही मैं वापस जाऊंगा लाइव क्लास लेने के लिए तब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। दोस्तों मैं लगभग आपको बायोलॉजी कंप्लीट करवा चुका हूँ, 15 से 20 क्लास आएंगी, उसके बाद हमारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री को। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही है कि सर केमिस्ट्री कब स्टार्ट कराओगे, तो मैं आपको बता दूं जैसे बायोलॉजी खत्म होती है, बायोलॉजी खत्म होते ही मैं आपको क्या करवा दूंगा, केमिस्ट्री करवा दूंगा। और केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं 50 क्लास आएंगी, 50 क्लास में कंप्लीट केमिस्ट्री आपकी मैं करवा दूंगा। इसी प्रकार से फिजिक्स भी हमारी कम से कम 80 से 70 क्लास आएंगी, उसमें से मैं आपको 30 क्लास करवा चुका हूँ। फिर हमारी बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। फिर हम 10,000 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। और बहुत जल्द मैं आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द, तो उसका ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो भी मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से संबंधित होंगे। साइंस का मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, हो सकेगा तो मैं फ्री में करवाने की कोशिश करूंगा। अगर फ्री में नहीं हो सकेगा तो 15, 10, 20 रुपये जो भी महीने का चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पैसे ले रहा हूँ, बस जिससे मैं ये नोट्स ये बनवाऊँगा ना, टेस्ट बनवाऊँगा, उससे उसको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। अब एक बच्चे के अगर 5 से 10, 15, 20 रुपये अगर लगते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। एक महीने के मतलब 1 रुपये में अगर आपको 2 दिन टेस्ट मिले तो कोई ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको फ्री में दिया जा सके, ठीक है। तो ये बात तो थी अलग। अब मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, शेयर जरूर कर दें मेरे प्यारे दोस्त। शेयर करोगे तो ही मेरा भला होने वाला है, तभी मैं मोटिवेटेड रहूँगा और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ कमेंट जरूर कर दिया करो, ऑफलाइन कमेंट, है ना, ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो। और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा चैनल अभी मोनेटाइज होने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है मोनेटाइजेशन के करीब जाते ही। तो हो सकेगा तो 1-2 दिन में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और हम अच्छे से काम करते रहेंगे। चलिए बाबू, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूक्ष्म जैविकी के बारे में, और हम बात कर रहे थे जीवाणु के बारे में। किसके बारे में? जीवाणु के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जीवाणु में हमने एक पार्ट कर लिया। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, जीवाणु किस प्रकार से बना होता है, जीवाणु को बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, जीवाणु किस प्रकार का जीव होता है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले पार्ट में बता दी थी बिल्कुल। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पिछला पार्ट देख लीजिए, फिर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चर्चा करते हैं बाबू जीवाणु के बारे में। इससे आगे जीवाणु का एक पार्ट आज और होने वाला है, उसके बाद हम वायरस, माइकोप्लाज्मा, कवक, प्रोटोजोआ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारी सूक्ष्म जैविकी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब 3 क्लास इसकी और आएंगी, उसके बाद कंप्लीट। तो बात करते हैं जीवाणु के बारे में। इससे जो हमने पिछला पार्ट छोड़ा था ना, उससे आगे की चर्चा करते हैं। बात आती है दोस्तों, ग्रिफिथ नाम का व्यक्ति था। ग्रिफिथ नाम का व्यक्ति, क्या नाम था? ग्रिफिथ, समझना, ग्रिफिथ नाम का व्यक्ति था। ग्रिफिथ नाम का व्यक्ति, बात है 1928 की। बात कब की? 1928 की। ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति ने 1928 में, ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति ने 1928 में जीवाणु में जो लैंगिक जनन की जो रूपांतरण विधि होती है, जीवाणु में लैंगिक जनन की रूपांतरण विधि। रूपांतरण का मतलब होता है बाबू ट्रांसफॉर्मेशन को पहचाना था।
पहचाना था। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जीवाणु से संबंधित बात, क्योंकि जीवाणु में जो लैंगिक जनन की रूपांतरण विधि पाई जाती है, कौन सी विधि, ट्रांसफॉर्मेशन विधि जो पाई जाती है, उसको किसने पहचाना था सबसे पहले, तो याद रखना ग्रिफिथ ने पहचाना था। किसने पहचाना था, ग्रिफिथ ने। कब पहचाना था, 1928 में पहचाना था। ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति ने 1928 में जीवाणु में पाई जाने वाली लैंगिक जनन की ट्रांसफॉर्मेशन विधि या फिर रूपांतरण विधि, इस रूपांतरण विधि को सबसे पहले किसने पहचाना था बाबू, इसको सबसे पहले पहचाना था ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति ने। कब, 1928 में। आई बात समझ में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणुओं में पाई जाने वाली लैंगिक जनन की रूपांतरण विधि को सबसे पहले किसने पहचाना था, किसने हमारे सामने इसको रखा था, तो रखा था ग्रिफिथ ने। किसने रखा था, ग्रिफिथ ने रखा था। कब, 1928 में। अब बात आती है बाबू, ये तो ठीक है, ग्रिफिथ ने जीवाणु में लैंगिक जनन की रूपांतरण विधि को पहचान लिया, लेकिन इसने कौन से जीवाणु में पहचाना था वो भी आपको ध्यान रखना है। जीवाणु का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा जीवाणु था। जीवाणु के नाम की अगर बात करें तो उस जीवाणु का नाम भी आपको ध्यान रखना है जिस जीवाणु के अंदर ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति ने रूपांतरण विधि को पहचाना था, तो उस जीवाणु का नाम आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर ग्रिफिथ ने क्या पहचाना था, इस ट्रांसफॉर्मेशन विधि को पहचाना था। तो उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनियाई। डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु के शरीर में लैंगिक जनन की रूपांतरण विधि यानी ट्रांसफॉर्मेशन विधि को पहचाना था। किसने पहचाना था, ग्रिफिथ नाम के व्यक्ति ने। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई है। मैं आपको जीवाणु का टॉपिक करवा रहा हूं। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, जीवाणु किस प्रकार से बना होता है, क्या होता है, वो पढ़ा था। अब हम जनन की बात कर रहे हैं कि जो जीवाणु होता है उसमें लैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, उसको बोलते हैं रूपांतरण विधि। क्या बोलते हैं बाबू, रूपांतरण विधि बोलते हैं। और उस रूपांतरण विधि यानी ट्रांसफॉर्मेशन विधि को पहचाना था ग्रिफिथ ने। कौन से जीव में पहचाना था, डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम के जीवाणु में। एक बात कंप्लीट। अब इस विधि को विस्तृत रूप किसने दिया था, इसने तो सिर्फ पहचानने का काम किया था, भाई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन विधि पाई जाती है, ये बात इसने बता दी, लेकिन इसको विस्तृत रूप किसने दिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन विधि को विस्तृत रूप किसने दिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। विस्तृत रूप, इसको विस्तृत रूप किसके द्वारा दिया गया था, वो भी आपको पूछा जा सकता है कि रूपांतरण विधि को मतलब हमारे सामने विस्तृत रूप में किसने रखा था। तो 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो नाम आता है आवेरी नाम का व्यक्ति। कौन सा, आवेरी। एक आवेरी नाम का व्यक्ति था और दूसरे व्यक्ति का नाम था बाबू मेक्लाइड। क्या नाम था, मेक्लाइड। आवेरी, मेक्लाइड और एक था मेकार्थी। क्या नाम था, मेकार्थी। इन तीनों ने, आवेरी, मेक्लाइड और मेकार्थी, इन तीनों ने क्या किया, इस रूपांतरण विधि को विस्तृत रूप दिया था। इस रूपांतरण विधि को क्या दिया था, विस्तृत रूप दिया था, जो किसने पहचानी थी, ग्रिफिथ ने पहचानी थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हुए बात आपको समझ में आई होगी। कौन सी विधि की बात कर ली हमने, रूपांतरण विधि की बात कर ली। रूपांतरण विधि किसके अंदर पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। किस जीवाणु में पाया, इसने खोजा था, डिप्लोकोकस निमोनियाई में। ये बातें आपको याद रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। चलिए, यहां तक आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। ये तो बात हो गई किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन विधि की। अब मैं आपको 1-2 विधि का नाम और बताऊंगा, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, अब देखो बाबू, एक विधि का नाम और आपको याद रखना है। उस विधि का नाम है संयुग्मन विधि। सॉरी, विधि का नाम है संयुग्मन विधि। संयुग्मन विधि के बारे में भी ध्यान रखना है। संयुग्मन विधि को किसने पहचाना था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। कंजप्शन, जिसको बोलते हैं कंजप्शन विधि। क्या बोलते हैं, कंजप्शन विधि बोलते हैं इसको। कंजप्शन या फिर संयुग्मन विधि को किसने पहचाना था, किसने इसको विस्तृत रूप दिया था, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जीवाणुओं में पाई जाने वाली लैंगिक जनन की संयुग्मन विधि को पहचाना था बाबू किसने, लेडरबर्ग और टेटम नाम के व्यक्ति ने। लेडरबर्ग और टेटम नाम के व्यक्ति ने पहचाना था। लेडरबर्ग व टेटम नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जीवाणुओं में पाए जाने वाली लैंगिक जनन की संयुग्मन विधि को, कंजप्शन विधि को लेडरबर्ग और टेटम ने पहचाना था जीवाणुओं के अंदर। अब उस जीवाणु का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, किसके अंदर पहचाना था,
लेकिन उस जीवाणु का अभी मेरे पास कोई डाटा नहीं है। ये डाटा मैं आपको बताऊंगा अभी किसके अंदर पहचाना था वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बता दूंगा संयुग्मन विधि यानी कंजप्शन विधि को लेडरबर्ग और टेटम ने किस जीवाणु के अंदर पहचाना था। आई बात समझ में। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन विधि यानी रूपांतरण विधि के बारे में बता दिया, मैंने आपको संयुग्मन यानी कंजप्शन विधि के बारे में बता दिया। संयुग्मन विधि जो होती है वो भी जीवाणु में पाई जाती है और उसको किसने पहचाना, लेडरबर्ग और टेटम ने पहचाना। इसके साथ साथ बाबू एक बात और ध्यान रखना है, एक पारक्रमण विधि होती है, पारक्रमण विधि। पारक्रमण विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। पारक्रमण विधि को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसडक्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन विधि, यानी जीवाणु में पाए जाने वाले लैंगिक जनन की ट्रांसडक्शन विधि या फिर पारक्रमण विधि को किसने पहचाना था। तो दोस्तों एक तो नाम था जिंडर और एक था लेडरबर्ग और जिंडर ने क्या किया, लेडरबर्ग और जिंडर ने पारक्रमण विधि यानी लैंगिक जनन की जो पारक्रमण विधि होती है उस पारक्रमण विधि को लेडरबर्ग और जिंडर ने पहचाना था, ठीक है। अब ये विधियां होती क्या इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मतलब तीनों के बारे में बता दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। संयुग्मन यानी कंजप्शन लेडरबर्ग और टेटम, पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन लेडरबर्ग और जिंडर, ठीक है। अब ये जो पारक्रमण विधि है ये किस जीवाणु में पाई गई थी या किस जीवाणु में खोजी गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। उस जीवाणु का नाम पूछा जा सकता है जिसके अंदर लेडरबर्ग और जिंडर ने पारक्रमण विधि या फिर ट्रांसडक्शन विधि को पहचाना था। तो दोस्तों उस जो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम, ध्यान रखना। साल्मोनेला टाइफ्यूरियम नाम के जीवाणु में पारक्रमण विधि यानी ट्रांसडक्शन विधि को पहचाना गया था लेडरबर्ग और जिंडर के द्वारा। जीवाणु का नाम आपको ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको पारक्रमण विधि के बारे में बता देता हूँ। पारक्रमण विधि होती क्या है। पारक्रमण विधि का मतलब है, समझ लेना, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ये जीवाणु है, ये क्या है, जीवाणु है, ठीक है, ये जीवाणु है। एक जीवाणु ये है और एक हमने ले लिया इस प्रकार से वायरस। क्या ले लिया, वायरस ले लिया, वायरस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वायरस को इस जीवाणु के शरीर में घुसाया जाता है, इस वायरस को इस जीव के शरीर में घुसाया जाता है और इस वायरस के जरिए इस जीवाणु के डीएनए को इस वायरस के जरिए बाहर निकाला जाता है और इस डीएनए को बाहर निकाल के किसके अंदर पहुंचा दिया जाता है, यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है। यानी किसी एक जीवाणु से वायरस के द्वारा डीएनए निकालकर दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, पारक्रमण विधि कहलाता है या फिर ट्रांसडक्शन विधि कहलाता है। आई बात समझ में। किसी भी एक जीवाणु के डीएनए को वायरस के जरिए दूसरे जीवाणु के केंद्र तक, दूसरे जीवाणु के शरीर तक पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन विधि कहलाता है यानी पारक्रमण विधि कहलाता है। और इस विधि को किसने समझाया था, लेडरबर्ग और जिंडर ने समझाया था। संयुग्मन का मतलब होता है बाबू, संयुग्मन का मतलब होता है जब हम बात करते हैं संयुग्मन की, तो जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं ना, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, है ना, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, यानी नर और मादा का जब मेल होता है तो उस विधि को बोलते हैं संयुग्मन विधि। क्या बोलते हैं, संयुग्मन विधि। जैसे हमारे शरीर में कौन सी विधि पाई जाती है, संयुग्मन विधि पाई जाती है। हमारे शरीर में कौन सी विधि पाई जाती है बाबू, संयुग्मन विधि पाई जाती है। हमारे शरीर में संयुग्मन विधि के जरिए क्या होता है, हमारे शरीर में संयुग्मन विधि के जरिए निषेचन होता है, ठीक है। एक मैंने बताया था कौन सी विधि, एक मैंने बताई थी रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि का मतलब होता है रूप परिवर्तन करना। मान लो कोई ये जीव है और ये जीव अपने शरीर में रूप पैदा कर, अपने शरीर के अंदर रूपांतरण करके, यानी ये मान लो इस प्रकार से जीव है, जीवाणु है, ये जीवाणु आपस में बीच में से टूट जाए और दो इस प्रकार से क्या बन गए, जीवाणु बन गए। या किसी भी प्रकार से अपने शरीर में अपने शरीर के रूप में चेंज करके और एक नए जीव का निर्माण करना, एक नए जीवाणु का निर्माण करना कौन सी विधि कहलाता है, रूपांतरण विधि कहलाता है ना। अपने शरीर के रूप में परिवर्तन करके एक नए जीवाणु को पैदा करना रूपांतरण विधि कहलाता है। और इसको किसने समझाया था, ग्रिफिथ ने समझाया था। विस्तृत रूप किसने दिया, ओवेरी, मैकलाइट और मैकार्थी नाम के व्यक्ति ने। ये बातें आपको ध्यान रखनी थी इस जनन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्त मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, है ना, पूरी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझाता भी अच्छा हूँ, है ना। मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ाता है तो खुद को ये एहसास हो जाता है कि मैंने कैसा पढ़ाया है, खुद को एहसास हो जाता है मैंने कैसा पढ़ाया है। जिस प्रकार से कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको खुद एहसास हो जाता है पढ़ने के बाद मैंने आज क्या पढ़ा, उसी प्रकार से मेरे को भी एहसास हो जाता है मैंने आज क्या पढ़ाया, है ना। मैं खुद संतुष्ट हो जाता हूँ, सेटिस्फाई हो जाता हूँ, इसका मतलब मैंने आपको अच्छा ही पढ़ाया है, ठीक है। और वैसे मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में, वैसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ऑफलाइन कोचिंग में मिल सकता है, मैं नहीं कहता, हाँ पेड बैच में मिल सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन फ्री में ऐसा कंटेंट कोई नहीं देगा आपको। इससे बाहर कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम का मतलब ये तो है नहीं कि यूपीएससी में आ जाएगा, हाँ यूपीएससी के लिए ये मतलब सफिशिएंट नहीं है, ये यूपीएससी के लिए सफिशिएंट नहीं है, सीजीएल के लिए सफिशिएंट नहीं है। हाँ आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। अब ये तो बात हो गई इसकी विधि की, जो हम लैंगिक जनन की विधि हम पढ़ चुके हैं जीवाणु के अंदर। अब कुछ आदम जीवाणु के बारे में चर्चा करते हैं। आदम जीवाणु, आदम जीवाणु कौन कौन से होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु के बारे में चर्चा करते हैं। आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु होते क्या हैं? सबसे पहले बात आती है मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु। मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु, उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं ना, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, वो जीवाणु क्या कहलाते हैं? आदम जीवाणु कहलाते हैं बाबू। क्या कहलाते हैं? आदम जीवाणु या फिर आर्की बैक्टीरिया कहलाते हैं। जो जीवाणु मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? आदम जीवाणु कहलाते हैं। और मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे होते तो आदम जीवाणु हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? यानी उस जीवाणु का नाम बताना है जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है, उस जीवाणु का नाम आपको बताना है जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाबू ध्यान रखना, मिथेनोबैक्टीरियम। क्या नाम है? मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम नाम का जो जीवाणु है वो क्या करता है? मीथेन उत्पन्न करता है। और ये किस श्रेणी में आता है? आदम जीवाणु की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है बाबू? आदम जीवाणु की श्रेणी में आता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो है ना समुद्री जीवाणु होते हैं। समुद्री जीवाणु 2 नंबर हम बात करते हैं समुद्री जीवाणु के बारे में। जो समुद्री जीवाणु होते हैं, समुद्री जीवाणु, समुद्री जीवाणु, समुद्री जीवाणु भी क्या होते हैं? एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु होते हैं। जो समुद्री जीवाणु होते हैं ना, वो भी किसकी श्रेणी में आते हैं? आदम जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। एक बात, आदम जीवाणु की श्रेणी में कौन आते हैं? समुद्री जीवाणु और मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु। अब समुद्री जीवाणु जो होते हैं, समुद्री जीवाणु, उनको हम क्या कहते हैं? उस जीवाणु का नाम आपको बताना है जो समुद्री जीवाणु होते हैं। उस जीवाणु का नाम बताना है जो समुद्र में रहते हैं या फिर समुद्री जीवाणु होते हैं। तो उस जीवाणु का नाम है बाबू हेलोबैक्टीरियम। क्या नाम है? हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि समुद्री जीवाणुओं को कहा क्या जाता है? नाम क्या दिया गया? नाम क्या दिया गया? नाम दिया, यानी कहने का मतलब समुद्री जीवाणुओं को क्या नाम दिया गया है? भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि समुद्री जीवाणु होता कौन सा है? हेलोबैक्टीरियम होता है। हेलोबैक्टीरियम नाम का जो जीवाणु होता है वो एक प्रकार का समुद्री जीवाणु है, लेकिन समुद्र में रहने वाले जीवाणुओं को नाम क्या दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बाबू आपको ध्यान रखना है, हेलोफिलस। क्या नाम दिया गया है? हेलोफिलस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हेलोफिलस नाम दिया गया है। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि मीथेन उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसकी श्रेणी, वो किस श्रेणी में आते हैं? आदम जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। और मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? वो नाम मैंने बता दिया, मिथेनोबैक्टीरियम है। लेकिन मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या नाम दिया गया है? इन जीवाणुओं को नाम क्या दिया गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इनको नाम क्या दिया गया है? दोस्तों इनको नाम दिया गया है, इनको नाम दिया गया है मिथेनोजन। क्या नाम दिया गया है? मिथेनोजन। इनको मिथेनोजन नाम दिया गया है, यानी जो जीवाणु मीथेन उत्पन्न करते हैं उनको मिथेनोजन नाम दिया गया है। और मिथेनोजन की श्रेणी में कौन सा जीव आता है? कौन सा जीवाणु आता है? मिथेनोबैक्टीरियम आता है। कौन सा जीवाणु आता है? मिथेनोबैक्टीरियम आता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। 3 बातें इसमें बताई हैं, 3 बातें इसमें बता दी मैंने आपको। इसी प्रकार से 3 नंबर जो आता है ना, 3 नंबर वो आता है गर्म और अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु। गर्म
तथा अम्लीय वातावरण में, गर्म तथा अम्लीय वातावरण में, गर्म तथा अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु, तो जो गर्म और अम्लीय वातावरण में जो जीवाणु रहते हैं वो भी कौन सी श्रेणी में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु की श्रेणी में आते हैं। एक बात क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गर्म तथा अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु किस श्रेणी में माने जाते हैं, किस श्रेणी के माने जाते हैं? तो आदम जीवाणु माने जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया माने जाते हैं। अब गर्म तथा अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणु का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखना बाबू कि जो गर्म या जो अम्लीय वातावरण में जो जीव रहते हैं उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे सल्फोलोबस। क्या नाम है? सल्फोलोबस। सल्फोलोबस, एक तो ये सल्फोलोबस है, इसके साथ साथ एक है सल्फर जीवाणु। क्या है? सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु, ये दोनों जीवाणु क्या हैं? ये दोनों जीवाणु गर्म और अम्लीय वातावरण में रहते हैं। गर्म और अम्लीय वातावरण में दोनों जीवाणु रहते हैं, सल्फोलोबस और सल्फर जीवाणु। सल्फोलोबस और सल्फर जीवाणु गर्म और अम्लीय वातावरण में रहते हैं। ये तो बात आ गई इसके उदाहरण के भी, उस जीवाणु का नाम बताना है जो गर्म वातावरण में रहते हैं। लेकिन गर्म और अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणुओं को नाम क्या दिया गया है? नाम क्या दिया गया है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है बाबू आपको अच्छे से कि गर्म तथा अम्लीय वातावरण में रहने वाले जीवाणुओं को नाम दिया गया है थर्मोएसिडोफिलस। क्या नाम दिया गया है? थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? थर्मोएसिडोफिलस नाम दिया गया है। आई बात समझ में? जो गर्म और अम्लीय वातावरण में रहते हैं उनको थर्मोएसिडोफिलस नाम दिया गया है। समुद्री जीवाणुओं को हेलोफिलस नाम दिया गया है और मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मिथेनोजन कहा गया है। मिथेनोजन की श्रेणी में कौन आता है? मिथेनोबैक्टीरियम आता है। हेलोफिलस की श्रेणी में हेलोबैक्टीरियम आता है और थर्मोएसिडोफिलस की श्रेणी में कौन कौन आता है? सल्फोलोबस और सल्फर जीवाणु आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आर्की बैक्टीरिया या फिर आदम जीवाणु के बारे में चर्चा हो गई, जो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जीवाणुओं का महत्व समझते हैं। भी जीवाणुओं का क्या महत्व है ना? क्या काम करते हैं जीवाणु? भी हमारे शरीर में रोग तो पैदा करते हैं, ये तो हमें पता है क्योंकि जीवाणु जनित रोग हमने पीछे पढ़े थे। अब हम चर्चा करते हैं कि जीवाणु हमारे शरीर में किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। जीवाणुओं की हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पहली बात ध्यान से समझना, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व है। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है वो हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात, यानी दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम होता है? जो जीवाणु, अब आपने देखा होगा जो दूध होता है, दूध उससे क्या बनता है? दही बनता है। दूध से दही बनता है, तो वो किस जीवाणु के द्वारा बनता है ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक का नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। इसके साथ साथ एक आपको ध्यान और रखना है, यानी लैक्टोबैसिलस एक तो वल्गेरिस नाम की प्रजाति का है। ये तो लैक्टोबैसिलस नाम का तो जीवाणु है, और ये वल्गेरिस जो मैंने आपके नाम आगे लगाया है, ये क्या है? इसकी जाति है। ये क्या है? इसकी जाति है। तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और एक है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, है ना? ये लैक्टिस इसकी जाति है। भाई लैक्टोबैसिलस नाम के जाति, लैक्टोबैसिलस नाम की जो जीवाणु होता है वो दो जाति के होते हैं। एक तो होता है वल्गेरिस जाति का और एक होता है लैक्टिस जाति का। और दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही दूध से दही बनाने का काम करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? दूध से दही बनाने का काम करते हैं। दही का मतलब योगर्ट, है ना? योगर्ट बनाने का काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दोनों ही क्या करते हैं? दही बनाने का काम करते हैं दूध से। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और दूसरी जाति है स्ट्रेप्टोकोकस की, उसका नाम है थर्मोफिलस। क्या नाम है? थर्मोफिलस। समझ लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो,
दूध से दही बनाने का काम किसका होता है? एक तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का होता है। किसका होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का। ये दोनों ही जीवाणु, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, दोनों ही जीवाणु क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करते हैं। दूध को दही बनाने का काम किसका है? लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस का। लेकिन लैक्टोबैसिलस की कौन कौन सी प्रजाति दूध को दही में बदलती है? एक तो वल्गेरिस जाति और एक लैक्टिस जाति। वल्गेरिस और लैक्टिस दोनों ही जाति क्या करती हैं? दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करते हैं। किसकी जाति हैं ये? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की जाति हैं। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो है उसकी लैक्टिस जाति और थर्मोफिलस जाति, ये दोनों भी क्या करते हैं? दूध को दही में यानी योगहर्ट में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात करते हैं दूध से पनीर बनना। दूध से पनीर किस जीवाणु के द्वारा बनता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दूध से पनीर किस जीवाणु के द्वारा बनेगा। तो ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस। लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस जो है ना, वो क्या करता है? दूध को पनीर में बदलता है। किस में बदलता है? पनीर में बदलता है। दूध को पनीर में बदलने का काम किसका होता है? लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस का होता है। किसका होता है? लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस का होता है। लेकिन इसके आगे एक लैक्टिस नाम और लगा देना तो वो इसको दही में बदल देता है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। अब हम बात करते हैं, दूध से पनीर बना लिया, अब हम बनाएंगे एथेनॉल से। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाएंगे। एथेनॉल का मतलब शराब मान सकते हो आप। शराब से एसिटिक अम्ल बनाना। शराब से एसिटिक अम्ल किस जीवाणु के द्वारा बनता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बाबू ध्यान रखना, एक जीवाणु है जिसके द्वारा एथेनॉल से क्या बनता है? एसिटिक अम्ल या फिर सिरका बनता है। उसका नाम है एसिटोबैक्टर। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का जो जीवाणु है वो क्या करता है? एथेनॉल को किस में बदलता है? एसिटिक अम्ल या फिर सिरका में बदलता है। किस में बदलता है? सिरका में बदलता है। सिरका में चेंज करता है। आई होगी बात समझ में? बिल्कुल आई है। एथेनॉल को एसिटिक अम्ल यानी सिरका में बदलने का काम किसका होता है? एसिटोबैक्टर या फिर एसिटाई का होता है। किसका होता है? एसिटोबैक्टर या फिर एसिटाई का होता है। आज आपको थोड़ा सा मतलब फेड दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश आने की बहुत तकड़ी संभावना हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी थोड़ी कम हो गई होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से देख सकते हो। मेरा चेहरा देखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मेरा चेहरा वैसा ही है जो पीछे की वीडियो में था। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। दूध से दही, दूध से पनीर, दूध से दही, दूध से पनीर और एथेनॉल से एसिटिक अम्ल यानी सिरका किसके द्वारा बनता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये आप लिख लिए होंगे बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर महत्व इसका क्या है समझना। 4 नंबर महत्व क्या है वो समझना। देखिए, एक जीवाणु होता है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस नाम का जो जीवाणु होता है वो क्या करता है? विटामिन B2 को पैदा करता है। 4 नंबर है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस नाम का जो जीवाणु है बाबू वो क्या करता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस नाम का जीवाणु क्या करता है? विटामिन B2 का उत्पादन करता है। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ये मैंने आपको पीछे बताया था, राइबोफ्लेविन को क्या करता है? उत्पादित करता है। यानी क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस नाम का जो जीवाणु होता है वो क्या करता है? विटामिन B2 का उत्पादन करता है। विटामिन B2 का क्या करता है? उत्पादन करता है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है 5 नंबर कि विटामिन B2 को तो कौन करता है? विटामिन B2 को पैदा करने का काम किसका होता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकस का होता है। लेकिन विटामिन B12 को पैदा कौन करता है? तो विटामिन B12 का जो उत्पादन करता है ना, उस जीवाणु का नाम है बेसिलस मेगाथेरियम। क्या नाम है? बेसिलस मेगाथेरियम। बेसिलस मेगाथेरियम नाम का जो जीवाणु है बाबू वो क्या करता है? विटामिन B12 का क्या करता है? उत्पादन करता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है वो मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन।
साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन नाम का जो विटामिन होता है, विटामिन B12, उसको पैदा करने का काम किसका होता है? बेसिलस मेगाथोरियम का होता है। किसका होता है? बेसिलस मेगाथोरियम का होता है। आई बात समझ में? ये कुछ इसके आर्थिक महत्व हैं। विटामिन B2 कौन पैदा करता है? विटामिन B12 कौन पैदा करता है? दही, दूध से दही कौन बनाता है? दूध से पनीर कौन बनाता है? एथेनॉल से एसिटिक अम्ल कौन बनाता है? ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 5 बातें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी। अब मैं आपको 6 नंबर बात बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ई कोलाई नाम का जीवाणु है, ई कोलाई नाम का जीवाणु, ई कोली नाम का जीवाणु है। ई से बनेगा इस्चीरिया। ई से क्या बनेगा? इस्चीरिया। ई से बनेगा इस्चीरिया, ई से इस्चीरिया, और कोली से क्या बनेगा? कोली बनेगा, इस्चीरिया कोली। ध्यान रखना, इस्चीरिया नाम का जो इस्चीरिया कोली नाम का जो जीवाणु है, ये जिस पानी में पाया जाता है उस पानी, वो पानी क्या होता है? अत्यधिक प्रदूषित होता है। कहने का मतलब ई कोली नाम का जो जीवाणु होता है वो प्रदूषक संकेतक के रूप में काम करता है। प्रदूषण संकेतक के रूप में, प्रदूषण संकेतक के रूप में काम करता है। प्रदूषक संकेतक के रूप में काम आता है। कहने का मतलब प्रदूषण संकेतक का मतलब प्रदूषण का संकेत देने वाला। प्रदूषण का संकेत देने वाला जीवाणु कौन सा होता है? ई कोली नाम का जीवाणु होता है, यानी इस्चीरिया कोली नाम का जीवाणु होता है। जिस पानी के अंदर ये ई कोली नाम का जीवाणु पाया जाता है, जिस पानी में अगर ये ई कोली नाम का जीवाणु पाएगा तो वो पानी क्या होगा? अत्यधिक प्रदूषित होगा। क्या होगा? अत्यधिक प्रदूषित होगा। तो यानी वैज्ञानिक वगैरह क्या करते हैं? पानी की जांच कर लेते हैं। अगर उस पानी के अंदर ई कोली नाम का जीवाणु है तो उस पानी को क्या कर देते हैं? प्रदूषित घोषित कर देते हैं। तो प्रदूषण का संकेत देने वाला जीवाणु कौन सा है? यही ई कोली जीवाणु है। कौन सा है? ई कोली जीवाणु प्रदूषण का संकेत देने वाला, प्रदूषण संकेतक के रूप में काम करता है। और जिस पानी में ये ई कोली नाम का जीवाणु पाया जाता है वो पानी क्या होता है? सबसे प्रदूषित होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। चलिए, इतनी बात आपने लिख ली होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 7 नंबर पॉइंट की ओर। 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर जीवाणु वाला। उसके बाद हम बात करने वाले हैं विषाणु के बारे में। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, अब 6 पॉइंट बता दिए। मैं आपको 7 नंबर पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ जो आपके लिए अच्छे से आपको समझना है, ध्यान से समझना। एक ई कोली और एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस और बेसिलस यूरिथेंसियस, ये सभी जो होते हैं ना, ये नाम थोड़े से अटपटे हैं लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ जीवाणु हैं, जैसे ई कोली हो गया, ई कोली एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ई कोली हो गया, दूसरे का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, ई कोली, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, ई कोली, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, और इसके साथ साथ एक नाम और ध्यान रखना है, बेसिलस यूरिथियसिस। क्या नाम है? यूरिजिएंसिस, बेसिलस यूरिजिएंसिस। ये तीनों के तीनों जो जीवाणु होते हैं, ये तीनों के तीनों जीवाणु ये क्या काम करते हैं? ये तीनों के तीनों जीवाणु जीन अभियांत्रिकी में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? जीन अभियांत्रिकी में काम आते हैं। जीन अभियांत्रिकी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में काम आने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं? ई कोली, इस्चीरिया कोली नाम का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस नाम का, और एक है बेसिलस यूरिजिएंसिस नाम का। ये तीनों के तीनों जीवाणु किस में काम आते हैं? जीन अभियांत्रिकी में काम आते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि जीन अभियांत्रिकी में काम आने वाला निम्न में से जीवाणु कौन सा है? तो ध्यान रखना, ई कोली, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस और बेसिलस यूरिजिएंसिस, ये 3 जीवाणु ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जीन अभियांत्रिकी में काम आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम 8 नंबर बात करते हैं किसकी? ये जो जीवाणु होते हैं ये प्रतिजैविक के रूप में भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में भी काम आते हैं। 8 नंबर में बात करनी है एंटीबायोटिक के रूप में। एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। क्या होता है? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक के रूप में भी क्या आते हैं? हमारे जीवाणु काम आते हैं। एंटीबायोटिक यानी हमारे शरीर में एंटीबॉडी के रूप में भी काम करते हैं। हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं जीवाणु। बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं
जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, है ना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं जीवाणुओं को कहा जाता है प्रतिजैविक जीवाणु या फिर एंटीबायोटिक जीवाणु। अब सबसे पहली बात आती है कि इस प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना बाबू, इस प्रतिजैविक शब्द का जो सर्वप्रथम किया था प्रयोग, वो किया था S.A. वेक्समैन ने। किसने किया था? S.A. वेक्समैन नाम के व्यक्ति ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। S.A. वेक्समैन के नाम के व्यक्ति ने, S.A. वेक्समैन नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम जो प्रतिजैविक प्राप्त किया गया था, प्रथम प्रतिजैविक, उसका नाम क्या था? प्रथम प्रतिजैविक क्या कौन सा प्राप्त किया गया था, उसका नाम क्या था, किस जीवाणु से प्राप्त किया गया था और किस ने प्राप्त किया? ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का व्यक्ति था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो व्यक्ति था, इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक कवक था, उस कवक का नाम आपको ध्यान रखना है पेनिसिलियम नोटेटम। और ये क्या था? एक कवक था। क्या था? कवक। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का कवक था। और इसी पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्रथम प्रतिजैविक प्राप्त किया गया था। और प्रथम प्रतिजैविक का क्या नाम था बाबू? प्रथम प्रतिजैविक का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। सबसे पहले बात बताई, प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? S.A. वेक्समैन ने किया। सबसे पहले प्रतिजैविक को प्राप्त किसने किया था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेनिसिलिन। किससे प्राप्त किया? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से प्राप्त किया। किससे प्राप्त हुआ था? कवक से प्राप्त हुआ था। किसने प्राप्त किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से सर्वप्रथम यानी सबसे पहला प्रतिजैविक प्राप्त किया, जिसको क्या नाम दिया गया? पेनिसिलिन नाम दिया गया। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा, सर ये तो कवक की बात हो गई, आप तो जीवाणु की बात बता रहे थे। बिल्कुल, जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना बाबू, जो प्रथम प्रतिजैविक था उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोमाइसिन था, है ना। तो जीवाणु से प्राप्त जो प्रथम प्रतिजैविक था उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी कि जो जीवाणु है, जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक का क्या नाम था? तो जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक का नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम था? स्ट्रेप्टोमाइसिन था। आई होगी बात समझ में? बिल्कुल आई है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी प्रतिजैविक के बारे में। प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग S.A. वेक्समैन ने किया। सबसे पहले प्रतिजैविक को किसने प्राप्त किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? कवक से प्राप्त किया था। कौन से कवक से? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से। कौन सी प्रतिजैविक को प्राप्त किया था? पेनिसिलिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया था। जीवाणु से प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बात भी आपको जीवाणु के बारे में ध्यान रखनी है। इतनी सी बात थी प्रतिजैविक के बारे में जो आपको समझ में आई होगी। चलिए, इसको आपने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट मैं आपको नोट में बताता हूँ जो आपके लिए अच्छे से समझना है ना, अच्छे से आपको ये बात समझनी है। दोस्तों, एक जीवाणु होता है जो चाय और कॉफी को सुगंधित बनाने का काम करता है। एक जीवाणु ऐसा होता है जो चाय और कॉफी को सुगंधित बनाने का काम करता है, उसका नाम है बेसिलस मेगाथेरियम। क्या नाम है? नोट लगा के, स्टार लगा के लिख सकते हो, बेसिलस मेगाथेरियम। बेसिलस मेगाथेरियम नाम का जो जीवाणु होता है वो क्या करता है? चाय व कॉफी को सुगंधित बनाता है। क्या बनाता है? सुगंधित बनाता है। चाय व कॉफी को सुगंधित बनाता है। कौन बनाता है बाबू? बेसिलस मेगाथेरियम। कौन बनाता है? बेसिलस मेगाथेरियम जो है वो चाय और कॉफी को क्या बनाता है? सुगंधित बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। तो इतनी सी बात आपको जीवाणु के बारे में ध्यान रखनी थी। इससे आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा वायरस, माइकोप्लाज्मा,
कवक, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 2 से 3 वीडियो और आएंगे, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा जो टॉपिक है ना वो वायरस का है। वायरस का इतना बड़ा तो नहीं है जीवाणु इतना, लेकिन एक पार्ट हमारा जीवाणु का आएगा और एक पार्ट में हम कवक, प्रोटोजोआ और माइकोप्लाज्मा के बारे में चर्चा कर लेंगे। इससे आगे 2 पार्ट और आने वाले हैं, फिर हमारी सूक्ष्म जैविकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। वैसे आज थोड़ा सा वीडियो में क्लैरिटी नहीं होगी क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए क्लैरिटी नहीं आई होगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना। अब रोज़ाना क्लास आपकी होने वाली है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, ये सोच के बहुत खुशी हो रही है। आपने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इसी प्रकार से अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि मैं पूरी साइंस आपको बिल्कुल फ्री में, पूरी साइंस एक बार पूरी करवाऊंगा, एक बार, और कभी भी वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। हमेशा वीडियो आपके लिए बने रहेंगे। जब भी आपका मन करे आप देख सकते हो। आप देखो, अपने घर वालों, अपने घर में जो भाई बहन हैं उनको दिखाओ, या फिर अपने बच्चों को दिखाओ, अपने पोतों को दिखाओ, दिखाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा इसी प्रकार से यूट्यूब पर रहेंगे। जब तक यूट्यूब है तब तक मेरे वीडियो यहीं यूट्यूब पर हैं। देखते रहना मज़े से। नोट्स मैं आपको देता रहता हूँ और भी देता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं आपके लिए बहुत जल्द ही जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारी ये बायोलॉजी खत्म होगी उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही मैं वापस जाऊँगा ना, यहाँ से गाँव से वापस जाऊँगा, तब मैं आपके लिए रोज़ाना एक क्लास लिया करूँगा। जिस प्रकार से हमारी चलती थी ना चैप्टर वाइज MCQ की, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और फिर हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लगभग 10,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार से हमारी साइंस एक बार कंप्लीट करवा दूंगा, पूरी 100% कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम मैं करवा दूंगा, आप अपना काम करना, अच्छे से पढ़ाई करना। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर नीचे चल रहे हैं, अच्छे से फ़ोन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। हर बार मैं ये सोचता हूँ कोई बच्चा फ़ोन करे तो मैं उसको कुछ ना कुछ बताऊँ, है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, अच्छे से पढ़ना है बस। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।